हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एमसीक्यू सेशन में हम संज्ञा, सर्वनाम और लिंग से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हालांकि प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन जितने भी प्रश्न इस एमसीक्यू सेशन में शामिल किए गए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इस एमसीक्यू सेशन का मुख्य उद्देश्य आपको इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है ये समझाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ही प्रश्नों के माध्यम से आपको इनसे रिलेटेड थ्योरी पूरी क्लियर हो जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है ना। तो आप थ्योरी इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि सारी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी और आप इन टॉपिक से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। मतलब ये जो क्वेश्चन है संज्ञा टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब संज्ञा से रिलेटेड मैं आपको कुछ थ्योरी समझा देती हूँ। देखिए, संज्ञा क्या होती है? रटी रटाई परिभाषा जो आपने स्कूलों में पढ़ी है, क्या है? किसी व्यक्ति, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, प्राणी भी लिख लें, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को, क्या बोला मैंने? नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति का यदि कोई नाम है तो वो नाम शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है। किसी प्राणी का कोई नाम है तो वो नाम शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। किसी स्थान का, मैं जिस स्थान पे हूँ, खड़ी हूँ, आप जहाँ पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, उस स्थान का कोई नाम होगा, वो नाम जो शब्द है वो संज्ञा है ना। इसी प्रकार से भाव का नाम भी, किसी भी प्रकार का भाव यदि आपके मन में आ रहा है तो उस भाव का नाम भी क्या है? संज्ञा है। भाव मतलब किसी को देख के आपको गुस्सा आ रहा है तो ये जो भाव आ रहा है इसका नाम क्या है? गुस्सा। तो गुस्सा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। किसी को देख के अच्छा लग रहा है, प्रेम का भाव आ रहा है तो प्रेम क्या है? भाव का नाम है, तो भी एक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा ये। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज यदि है, एग्जिस्ट करती है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, या किसी भी प्रकार का भाव हो, यदि उसका नाम है तो वो शब्द क्या है? वो संज्ञा शब्द है। इसका मतलब आपके दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अगल बगल, आजू बाजू, कुछ भी, कोई भी चीज आपको दिख रही है, वो सभी का नाम क्या है? संज्ञा शब्द है। जैसे मेरे हाथ में ये एक पेन है, ये एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम क्या है? पेन है, तो ये क्या है? ये संज्ञा शब्द हो गया। मेरे सामने एक वस्तु लगी है जिसका नाम कैमरा है, तो कैमरा क्या हो जाएगा? एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है। मैंने हाथ में ये वस्तु पहनी है, इसका नाम घड़ी है, तो ये घड़ी क्या हो जाएगी? संज्ञा शब्द हो जाएगी, है ना। कोई एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, उसका कुछ नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, राधा, सीता, गीता, इस प्रकार से ये सभी नाम क्या है? संज्ञा शब्द है। कोई पशु आपके सामने से जा रहा है, वो गाय, कुत्ता, बैल, तो गाय, कुत्ता, बैल, ये भी क्या है? ये भी एक संज्ञा शब्द है, आपने नाम दिया ना उसको। इसी प्रकार से आपके मन में उमड़ रहे भाव का भी कुछ ना कुछ नाम है, वो गुस्सा हो सकता है, प्रेम, क्रोध, माया, कुछ भी, इस प्रकार से नाम आप दे सकते हैं, है ना। जलन की भावना, अहंकार की भावना, ये सारी चीजें क्या है? ये सब नाम है। तो दुनिया में किसी भी चीज का यदि कोई नाम है तो वो नाम शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अगर मैं इसको यूं कहूं तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा कि नाम इक्वल टू क्या हो जाएगा? संज्ञा। दुनिया में किसी भी चीज का यदि कोई नाम है तो वो शब्द क्या है? संज्ञा। गर्मी का मौसम है, आपकी छत पे एक वस्तु लगी है जिसका नाम पंखा है, तो पंखा क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द है। कूलर संज्ञा शब्द है। इस बोर्ड में हम लिख रहे हैं डिजिटल बोर्ड, ये भी क्या है? इस वस्तु का नाम है ना, डिजिटल बोर्ड, ये भी संज्ञा शब्द है। तो सारी चीजें क्या है? संज्ञा शब्द है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। तो दुनिया में किसी भी चीज का यदि कोई नाम है तो वो शब्द क्या है? संज्ञा शब्द में आता है। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ शब्द जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण बन जाते हैं। कोई शब्द काम का होना बताते हैं तो वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। जो संज्ञा के बदले आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों को कैटेगराइज करना आपको आना चाहिए कि कौन संज्ञा है, कौन विशेषण है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया है, कौन क्रिया विशेषण। तो अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया संज्ञा। तो सबसे पहले यदि आप शब्द पहचान गए कि वो शब्द संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है, तब तो हम उसके प्रकार पे बात करेंगे। ठीक है। तो दुनिया में किसी भी चीज का यदि कोई नाम है तो वो संज्ञा है। ये हो गई संज्ञा, पहचान ली आपने। उसके बाद आप प्रकार को समझाएंगे कि संज्ञा तो है, लेकिन संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये शब्द उन 5 प्रकार में से किस प्रकार पर सही बैठता है।
ठीक है, तो चलिए आज अभी प्रकार की बात कर लेते हैं। तो संज्ञा के भेद में कुछ ऐसा है कि अर्थ के आधार पे संज्ञा को 5 प्रकारों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है और समूहवाचक संज्ञा को ही समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, फिर आइए एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, ये तो हो गया अर्थ के आधार पे, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। अब आइए अगर पूछ दिया जाए व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, तो व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, तो ये होगी प्रकार पे बात। एक प्रकार और पूछा जा सकता है कि आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से जो आपके जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक और समूहवाचक को क्या कर दिया है, शामिल कर दिया गया है। तो आधुनिक वर्गीकरण में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 संज्ञाएं गिनी जाती है ना। तो क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जाए कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किन 2 संज्ञाओं को शामिल कर दिया गया संज्ञा के प्रकार को, तो वो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मतलब प्रकार के ऊपर 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आई बात समझ में। अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद पूछे तो आपको 5 बताना है, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद पूछे तो आपको 3 बताना है। पूछा जाए कि जातिवाचक संज्ञा में किन 2 संज्ञाओं को आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार शामिल कर दिया गया है, शामिल कर दिया या मर्ज कर दिया गया है, तो वो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। चलिए अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो किसी व्यक्ति का कोई नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, इस प्रकार के, है ना, यदि ऐसे किस प्रकार के नाम किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब जिस शब्द से समस्त जाति का बोध होता है वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे आप लिख लो लड़का, लड़का, लड़का शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लड़का बोलने से समस्त जाति का बोध होता है। लेकिन यदि किसी लड़के का नाम राम है तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि उसे समस्त जाति का बोध हो रहा है, लेकिन राम, उस लड़के का नाम राम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आई बात समझ में। क्योंकि देखो राम, श्याम, सोहन, मोहन सब खड़े हैं तो सभी को हम लड़का बोल सकते हैं ना, सारे क्या है, लड़के। लेकिन लड़के में नाम मैं बोलूं राम तो एक ही का नाम है राम, तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। श्याम तो उस एक लड़के का नाम क्या है, श्याम। श्याम जाति को तो संबोधित नहीं कर रहा, वो एक व्यक्ति का क्या है, नाम है, पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का क्या है, वो नाम है। तो इस प्रकार से जब इस नाम के लिए आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, पर्टिकुलर हो जाते हैं कि राम, श्याम, सीता, गीता, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन जब आप लड़का बोलते हैं या लड़की बोलते हैं तो इससे समस्त जाति का क्या होता है, बोध होता है। इंसान बोलोगे तो आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, है ना, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, इंसान एक जाति हो जाएगी। लेकिन इंसान में जब आप नाम बोलेंगे, आप अपना नाम लेंगे, मेरा नाम लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बात क्लियर है क्या। इसी प्रकार से जैसे लड़का हो गया, आप बोल दो गाय, कुत्ता, तो ये पशु है, गाय क्या है, पशु है। इतनी सारी जब आप मैदान में देखते हैं इतनी सारी गाय बैठी, तो सभी तो गाय है ना, सबको क्या बोलोगे आप कि सभी गाय है। पशुओं में ये क्या है, गाय। गाय एक जाति को संबोधित कर रहे हैं, गाय जो शब्द है ये जाति है कि इस प्रकार का पशु दिखेगा जो, उसको क्या बोला जाएगा, गाय बोला जाएगा। लेकिन गाय में यदि आपने अपने घर में गाय पाली है और उसका आप नाम दे दे, जैसे किसी की गाय का नाम राधा है तो राधा क्या हो जाएगा, फिर उस गाय का आपने नाम दे दिया राधा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई बात समझ। जैसे कुत्ता एक पशु की जाति है, कुत्ता क्या है, पशु की जाति, हालांकि संज्ञा शब्द है क्योंकि एक पशु का नाम दिया है आपने कुत्ता, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब आप कुत्ता का नाम दे दे, आपके घर कुत्ता पला होगा तो उसका कोई नाम होगा, जैसे मोती, टॉमी, तो कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है और कुत्ते का नाम जब आप देते हैं, मोती हो गया, टॉमी हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात समझ रहे हैं क्या। इस प्रकार से आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे अब मैं लिखूं शहर, शहर, तो बताओ रायपुर भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, बॉम्बे भी शहर है, ये सारे सभी क्या है, सभी शहर है। लेकिन शहरों में जब मैं नाम कह दूं कि दिल्ली या मैं कह दूं रायपुर, तो उस शहर में मैंने नाम ले दिया, पर्टिकुलर नाम कि दिल्ली या रायपुर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और शहर बोलने पे जितने भी मैंने नाम लिए सभी क्या है, शहर है, तो शहर एक जाति को संबोधित कर रहा है। इसी प्रकार से यदि मैं प्रदेश बोलूं तो प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी प्रदेश है, ये भारत के 28 जो प्रदेश है सभी प्रदेश है, तो प्रदेश एक जातिवाचक संज्ञा। लेकिन प्रदेशों का नाम छत्तीसगढ़, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से देश जो शब्द है वो जातिवाचक शब्द है। देश में तो भारत भी देश है, चीन भी देश है, अमेरिका भी देश है, इतने सारे देश है, सभी को हम देश बोल सकते हैं। एक भूखंड जो निश्चित परिभाषा के तहत आता है वो देश कहलाता है, तो आप सभी को देश बोल सकते हो। लेकिन देश में यदि मैं नाम लूं, भारत, चाइना, अमेरिका,
तो फिर ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, उन्हीं का नाम, भारत के जैसा। और आपने, भारत कोई जाति थोड़ी है, भारत देश का क्या है, नाम है, लेकिन देश एक जाति है। उस परिभाषा के तहत उस देश की देश के लिए जो परिभाषा की आवश्यकता है, भूखंड को निश्चित परिभाषा के तहत क्या बोला जा सकता है, देश बोला जा सकता है। ठीक है, तो उस परिभाषा के तहत जितना भी भूखंड आएगा वो देश कहलाएगा। आई बात समझ में? तो देश क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन देश का जब आप नाम बोलेंगे, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अगली बात करते हैं। द्रववाचक संज्ञा मतलब वे पदार्थ जिनको क्या मापा तौला जाए, जिनकी क्या कर सके आप, माप तौल कर सके, जिनको गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, वे सभी पदार्थ, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते, पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव मतलब पदार्थ। अच्छा, ये है, ये द्रव्य है, संज्ञा का जो प्रकार है ये द्रववाचक है। समझ रहे हैं? द्रव नहीं समझना, द्रव मतलब होता है तरल, द्रव मतलब क्या होता है, तरल, लेकिन जो संज्ञा का प्रकार है वो द्रव्यवाचक है। मतलब द्रव्य जो है, मतलब उसका मतलब होता है पदार्थ, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है, लेकिन जो द्रव, द्रव मतलब केवल क्या होता है, तरल होता है। तो बहुत ध्यान से आंसर लगाना कि संज्ञा के प्रकार में पूछा जाए, आपको पूरे 5 प्रकार लिखा जाए और पूछा जाए इनमें से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है, और द्रव्य ना लिख के वो क्या लिख दे, द्रववाचक, द्रववाचक। तो याद रखना ये संज्ञा का प्रकार नहीं होगा, क्योंकि द्रव नहीं होता, क्या होता है, द्रव्य होता है, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मैटर। आई बात समझ में? इतना ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो द्रववाचक में क्या आ जाएंगे, वे सभी वस्तुएं जिनको मापा तौला जाता है, गिना नहीं जा सकता। जैसे आप देखो, सोना है ना, सोना, चांदी, पानी, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, द्रववाचक संज्ञा में आएंगी ये सारे शब्द। फिर आइए समूहवाचक। समूहवाचक मतलब जिनको गिना जा सके, समूहवाचक मतलब जिनको गिना जा सके और वो एक समूह का बोध कराएं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द के तहत आते हैं। मतलब जिनसे आपको एक ग्रुप का बोध होगा, समूह का बोध होगा और इनको गिना जा सकेगा। ठीक, जैसे कक्षा विद्यार्थियों का क्या होता है, यहाँ पे समूह होता है। मेला लोगों का समूह होता है। परिवार में भी परिवार के सदस्यों का क्या होता है, ये समूह को परिवार बोलते हैं। जुलूस हो गया, टोली, टीम, मंडली, संघ, सभा, गिरोह, जैसे आतंकवादियों का क्या होता है, गिरोह होता है। गिरोह भी क्या है, समूहवाचक है। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, फलों का क्या है, वो समूह है, गुच्छा बोला जा रहा है। झुंड, जैसे पशुओं का क्या है, झुंड। तो ये शब्द आपको अलग से देके भी पूछा जा सकता है कि बताइए किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं, तो बता लेंगे, जिससे क्या हो, समूह का बोध हो। वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप ये याद रखें कि सेना, फौज और पुलिस, ये भी किस में आते हैं, समूहवाचक में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और याद रखना आप, सेना, फौज और पुलिस ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। मतलब जितने भी ताकत, पावर के जो शब्द होते हैं, है ना, जिसमें शक्ति होती है, वो देखेंगे आप अधिकांशतः वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे सेना हो गया, फौज, पुलिस, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सेना आ गई होता है, सेना आ गया नहीं होता, है ना। फौज खड़ी है, दुश्मनों की फौज खड़ी है, खड़ी है स्त्रीलिंग शब्द है फौज, है ना। इसी प्रकार से पुलिस आ गई, पुलिस आ गया नहीं बोलते, तो पुलिस भी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। आई बस समझ। इसी प्रकार से आप देख लो, सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, विधायिका, ये सारे शब्द कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मतलब जहां पे भी ताकत, पावर, शक्ति की बात आती है, वे सारे शब्द कैसे शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। सरकार चल रही है ऐसा बोला जाता है, सरकार चल रहा है नहीं बोलते। अगर आप सरकार चल रहा है बोलते हैं मतलब वो अशुद्ध बोल रहे हैं आप, तो सुधार लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका लिंग का भी क्वेश्चन तैयार हो गया। सेना, फौज और पुलिस स्त्रीलिंग शब्द हैं और संज्ञा कैसी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर आते हैं अगला, 5वां प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का पता चले। वो जिन शब्दों से भाव का पता चलता है वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे अमीरी, गरीबी, लंबाई, चौड़ाई, इसको याद रखना। अमीरी, अच्छा अमीर क्या है, फिर अमीर जो शब्द है, वह व्यक्ति बहुत अमीर है। कैसा है, अमीर है। अमीर विशेषण है, क्या है, विशेषण है। गरीब विशेषण है, लेकिन अमीर अमीर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, अमीरी है, गरीबी है, इस प्रकार से। तो अमीरी, गरीबी भाव है, जबकि अमीर और गरीब विशेषण है। ये चीज आपको पहचानना आनी चाहिए। लंबाई है ना, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चौड़ाई, ये भी क्या है, भाववाचक। जबकि रोड चौड़ा है,
रोड कैसा है, चौड़ा है। चौड़ा जो शब्द है ये विशेषण है कि रोड कैसा है, चौड़ा है। चौड़ा क्यों है, किसकी चौड़ाई अधिक है। भाव क्या है उसके अंदर का, चौड़ाई। आई बात समझ में। इसी प्रकार से लंबाई, चौड़ाई ये भाववाचक संज्ञा है। कोई व्यक्ति बूढ़ा है, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा विशेषण है, व्यक्ति कैसा है, बूढ़ा है। बूढ़ा क्यों है, भाव किस चीज का है, बुढ़ापा। भाव किस चीज का है, बुढ़ापा। इसी प्रकार से मोटा व्यक्ति, मोटा विशेषण है, मोटापा भाव है, भाववाचक संज्ञा। आई बात समझ में। तो बुढ़ापा, मोटापा भाववाचक में आएगा। इसको याद कर लेना। ये प्रशंसा, एक एग्जाम में पूछा गया कि प्रशंसा बताइए ये शब्द कैसा, कैसी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक, कृपणता, लड़कपन, शैशव, मित्रता, शत्रुता, अहंकार, शत्रुता और अहंकार ये कैसे शब्द है, भाववाचक शब्द है। उसके अंदर बहुत अहंकार भरा है। अहंकार भरा है, कैसे भरा, भाव है ना, वो अहंकार का भाव है। वह व्यक्ति बहुत अहंकारी है। अहंकारी क्या है, विशेषण है। जैसे वह लड़का बहुत घमंडी है, घमंडी लड़का, घमंडी जो है ये विशेषण है। घमंडी क्यों है भाई, उसके अंदर क्या भरा है, घमंड भरा है। घमंड भाववाचक संज्ञा है। आई बात समझ में। जहाँ पे घमंड भाववाचक संज्ञा शब्द है, वहीं पे घमंडी विशेषण शब्द है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको कुछ शब्द दिए होंगे, चाहे वो कोई दूसरा संज्ञा शब्द हो, विशेषण हो या फिर क्रिया शब्द हो, और उससे आपको भाववाचक संज्ञा बनाने को बोली जाएगी। ठीक है। जैसे चतुर लड़का, लड़का कैसा है, चतुर। चतुर जो है विशेषण शब्द है, और चतुर से अगर आपको भाववाचक बनाना है तो चतुर लड़का, चतुर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी है, चतुराई भरी है। तो चतुराई भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, है ना। तो कोई शब्द आपको दिए होंगे और उससे आपको भाववाचक बनाने को पूछा जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे मित्रता, कोई आपका मित्र है तो मित्र जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आपके अगर 10 दोस्त हैं तो 10 को आप मित्र बोल सकते हो कि नहीं, ये भी मेरा मित्र है, ये भी मेरा मित्र है, ये भी मेरा मित्र है। तो जब एक से ज्यादा लोगों को आप सेम नाम से संबोधित कर सकें तो वो जातिवाचक संज्ञा। तो मित्र जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मित्र में यदि नाम ले कि राम, सीता, गीता, ये सब क्या है, मित्र के पर्टिकुलर आपने नाम ले दिए, तो ये जो नाम है राम, सीता, गीता, ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन सभी क्या है, मित्र है, मित्र जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कोई मित्र आपका मित्र है क्यों, क्योंकि आपके लोगों के बीच में क्या है, मित्रता का भाव है। कोई शत्रु है, शत्रु जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन शत्रु क्यों है, क्योंकि आपके भाव क्या है, वैसे शत्रुता का भाव है। तो शत्रुता भाववाचक संज्ञा शब्द है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से अहंकार, शत्रुता, मित्रता, शैशव ये सारे शब्द कैसे हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। तो इनको याद कर लेना। ये जितने भी लिखे हुए शब्द हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए शब्द हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है। हमने बात की कि झुंड और मेला ये क्या बता रही है, एक समूह का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं, समूह, लोगों के ग्रुप का। तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। विजयदशमी संज्ञा शब्द कौन सा भेद है। अब देखो विजयदशमी, विजयदशमी मतलब दशहरा की बात हो रही है ना। दशहरा क्या है, त्योहार है। दशहरा क्या है, त्योहार है। तो त्योहारों में देखो होली भी आता है, होली, दिवाली, है ना, विजयदशमी, विजयदशमी, तीजा, पोला, छेरछेरा, छत्तीसगढ़ के ये पर्व है। तो देखो होली त्योहार है कि नहीं, होली को मैं त्योहार बोल सकती हूँ, दिवाली को भी त्योहार बोल सकती हूँ, विजयदशमी भी त्योहार है, तीजा भी त्योहार है, पोला भी त्योहार है, छेरछेरा भी त्योहार है। मतलब त्योहार, ये सभी क्या है, त्योहार है। जब इन सभी को एक ही नाम से संबोधित किया जा सक रहा है, त्योहार बोला जा रहा है, मतलब जो त्योहार है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कैसा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लेकिन जब त्योहारों का मैं नाम कहूं, पर्टिकुलर नाम, होली, क्या मैं दिवाली को होली बोल सकती हूँ, क्या नहीं बोल सकती। तो त्योहारों में होली, होली एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। व्यक्तिवाचक से आप ये ना समझें कि व्यक्ति का नाम ही व्यक्तिवाचक में आता है, नहीं, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम। जैसे त्योहार में होली, तो होली व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन होली है क्या, त्योहार है। त्योहार कैसा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। अब आप बना लेंगे, दिवाली क्या है, त्योहार है, लेकिन त्योहारों में दिवाली, नाम जो दिवाली है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और त्योहार कैसा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विजयदशमी मतलब एक त्योहार का पर्टिकुलर नाम विजयदशमी कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर विजयदशमी की तरह त्योहार शब्द को पूछा होता तो
ये जातिवाचक हो जाता, क्योंकि ये भी त्योहार है, ये भी त्योहार है, ये भी त्योहार है, ये भी त्योहार, सब त्योहार है। तो त्योहार जातिवाचक संज्ञा शब्द, और त्योहारों के पर्टिकुलर नाम जब उनके जैसा दूसरा, मतलब दिवाली को होली नहीं बोल सकते, विजयदशमी को दिवाली नहीं बोल सकते, है ना, ये अपने आप में स्पेसिफिक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते। बपौती, बपौती संज्ञा कौन सी संज्ञा के तहत आती है, बताइए कौन सी संज्ञा का प्रकार है, तो याद रखेंगे ये भाववाचक है। बपौती का मतलब होता है बाप दादा की संपत्ति, बाप दादा की संपत्ति, बपौती। ठीक, अगला कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई, है ना। तो लड़ाई, देखो लड़ना से क्या बना है, लड़ना क्रिया है, उससे बना है लड़ाई। इसी प्रकार से चतुर विशेषण है, लड़ना क्रिया है, उससे बना है लड़ाई, भाववाचक संज्ञा शब्द है। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। लड़ना क्रिया है कि आप उससे लड़ रहे हो, लड़ना क्रिया है, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर, चतुर विशेषण है कि लड़का चतुर है। क्यों चतुर है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, चतुराई है, चतुराई भाववाचक है। इसी प्रकार से उतराई भी क्या है, भाववाचक है। तो क्या भाववाचक नहीं है, मिठाई, मिठाई क्या नहीं है, भाववाचक नहीं है। तो मिठाई शब्द कैसी संज्ञा है, मिठाई है जातिवाचक, मिठाई क्या है, जातिवाचक, है ना। क्योंकि मिठाई, काजू कतली को भी आप मिठाई बोल सकते हो, रसमलाई को भी मिठाई बोल सकते हो, मलाई चाप को भी आप मिठाई बोल सकते हो। मिठाई, इतनी सारी मिठाई, जो आप जाओगे तो कोई होटल में जाते हो तो आप देखते हो ना सजा रहता है, तो सभी तो मिठाई है, तो मिठाई एक जाति है। लेकिन मिठाई में जब आप किसी का नाम ले दें, जैसे मैंने बोला काजू कतली, तो मिठाई में काजू कतली, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। समझ रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं। बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। बूढ़ा क्या है, विशेषण शब्द है। बूढ़ा से क्या बनेगा, बुढ़ापा, क्या बनेगा, बुढ़ापा। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस कर लो आप। देखो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, इनसे आपको क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है। थकना क्रिया है, थकना से बताइए, बनाइए भाववाचक, थकावट, थकावट। लड़का संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, क्या बनेगा, लड़कपन, लड़कपन, है ना। मित्र जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्या बनेगा, मित्रता, भाववाचक क्या बनेगा, मित्रता। पंडित, पंडिताई, भाववाचक, पंडिताई, ठीक है। मम एक सर्वनाम है, मम से बनेगा भाववाचक, ममत्व। अपना एक सर्वनाम है, अपना, अपना भी क्या है, एक सर्वनाम है। अपना से क्या बनता है, अपनत्व, ठीक है, अपनत्व बनेगा। बहना क्रिया है, बहना, बहना से बनेगा बहाव, बहाव, ये क्या है, ये भाववाचक है, ठीक है। तो ये भी जो शब्द हैं, ये इस प्रकार के शब्द भी पूछे गए हैं कि ये शब्द आपको दिए होंगे और उससे भाववाचक बनाइए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया है। फिर देखिए निकट, नैकट्य, नैकट्य बनेगा इसका, है ना। उचित, औचित्य बनेगा, भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा, जागृत, जागरण, जागृत क्या है, जैसे बोलते हैं ना जागृत ज्वालामुखी, है ना। तो जागृत ज्वालामुखी, जागृत जो शब्द है वो विशेषण है, ज्वालामुखी कैसा है, जागृत है। जागृत और सुषुप्त ज्वालामुखी सुना होगा आपने, तो ये विशेषण है, ज्वालामुखी की विशेषता बतला रहे। लेकिन जागृत का भाववाचक क्या बनेगा, जागरण, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लहर किस प्रकार की संज्ञा है, लहर किस प्रकार की है, तो याद रखेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्द। अच्छा एक चीज और नोट करके लिखिए, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाओं के नाम किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द में आते हैं। जैसे आंधी, है ना, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं, ज्वालामुखी। भूकंप, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया। चक्रवात, ठीक, चक्रवात। और ये क्या है, लहर। ये सभी जितनी भी प्राकृतिक घटनाओं के आप नाम सोच सकते हैं, सभी कैसी संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक, जातिवाचक होती हैं।
इसके अलावा एक चीज और नोट कर ले, क्या कि पद और व्यवसाय के नाम, पद व्यवसाय के नाम ये भी क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। जैसे मैं लिख दूं लेखक, जातिवाचक है, लेखक जो शब्द है ये जातिवाचक है, ठीक है। कवि जातिवाचक है, जैसे कवि बोले तो जातिवाचक है, लेकिन कवि का यदि नाम ले कि मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इस प्रकार से वकील, ये सारे पद और व्यवसाय के नाम भी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द में आते हैं। व्यवसाय के नाम लेखक और कवि, लेकिन लेखक और कवि में उनका भी नाम ले दें आप तो व्यक्तिवाचक, जैसे कवि में मैथिली शरण गुप्त बोल दें तो व्यक्तिवाचक, और कवि केवल कवि शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है, क्योंकि कवि के तहत बहुत सारे, आप डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब जो भी एमबीबीएस किया होगा, एमडी किया होगा, मतलब एक निश्चित डिग्री जिसके पास होगी वो क्या सभी क्या कहलाएंगे, डॉक्टर कहलाएंगे। लेकिन डॉक्टर में आप किसी का नाम लें, स्पेसिफिक नाम, तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना लेंगे आप। तो इन चीजों को और याद रखना कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाओं के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। तो लहर एक प्राकृतिक घटना है तो कैसी संज्ञा शब्द है, जातिवाचक। अच्छा, चक्रवात आता है, चक्रवात जो शब्द है ये जातिवाचक है, लेकिन चक्रवात का देखा होगा आपने, देश नाम रखते हैं, किसी ने तितली रख दिया। जब चक्रवात आता है तो देशों को मौका मिलता है ना नाम रखने का, तो कोई तितली रख देगा, कोई लीली बोल देगा चक्रवात को, तो ये तितली, लीली, चक्रवात जो शब्द है वो जातिवाचक, लेकिन जब चक्रवात का आप नाम, स्पेसिफिक नाम कहें तितली और लीली, तभी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए, तो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगली बात, जो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा शब्द है पूछा जा रहा है ना, तो ये जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक है। मतलब नेपोलियन ने जो काम किया था उसको एक मिसाल बनाकर उस प्रकार का काम कोई भी करेगा तो उसको नेपोलियन की संज्ञा दे दी है। मतलब एक पूरे वर्ग को, एक जाति को संबोधित कर रहा है। जैसे बोलते ना हरिश्चंद्र की औलाद हो क्या, तो हरिश्चंद्र राजा, हरीश, राजाओं में यदि नाम ले हरिश्चंद्र तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन हरिश्चंद्र के गुण कि वो हमेशा सत्य बोलते थे, उस आधार पे अगर सत्य बोलने वाले लोगों को आप हरिश्चंद्र नाम से संबोधित कर रहे हैं तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो जितने भी लोग सत्य बोलेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, हरिश्चंद्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नाम है ये किस संदर्भ में बोला गया है ना। तुम ज्यादा ही हरिश्चंद्र बन रहे हो तो यहाँ पे वो गुण को संबोधित कर रहे हैं कि हरिश्चंद्र राजा की जो गुण थे उस आधार पे उसको हरिश्चंद्र कहा जा रहा है। मतलब यहाँ जातिवाचक संज्ञा शब्द की बात हो रही है ना, कि जो भी इस प्रकार से सत्य बोलेगा वो हरिश्चंद्र कहलाएगा। लेकिन राजाओं में हरिश्चंद्र बहुत महान थे, इस प्रकार का अगर आप पूछे तो वो राजाओं में हरिश्चंद्र नाम की बात हो रही है कि राजा में एक राजा था हरिश्चंद्र, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, उसके गुण को लेके उस व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था बोला गया है तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम पे बात आ गई है ना, संज्ञा की ये टॉपिक खत्म होता है, क्वेश्चन खत्म होते हैं, बात है सर्वनाम पे। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में ये क्वेश्चन ज्यादा सही होगा कि कितने मूल सर्वनाम है। अगर पूछ दिया जाए तो कितने हैं, कितने मूल सर्वनाम है पूछा जाए तो है 11, ठीक है। चलिए सर्वनाम की थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए, तो याद रखना संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आएगा वो सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। सर्वनाम दो प्रकार से यहाँ पे कैटेगराइज किए गए, एक मूल सर्वनाम, दूसरा यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ठीक है। जिसमें मैं, तू, आप ये सब क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर आते हैं यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम, ये मूल सर्वनाम में विभक्ति लगा के जब नया सर्वनाम बनाता है। जैसे कि मैं
मैं क्या है? मूल सर्वनाम। ये देखा ना आपने, ये देखो मूल सर्वनाम है। मैं जब कर्ता खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है अपने नाम की जगह, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं एक सर्वनाम है। मैं में यदि मैं ने विभक्ति लगा दूं, विभक्ति समझते हैं क्या? विभक्ति जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से कारक चिन्ह वाली जो 8 विभक्ति है, उनमें से यदि कोई विभक्ति में सर्वनाम के साथ लगा दूं तो नया सर्वनाम मुझे मिलेगा। मैं के साथ नया लगा दूं तो क्या बनेगा? मैंने बनेगा, है ना। ऐसी मुझको, मुझ के साथ क्या लगा दो? मुझको विभक्ति लगा दो तो मुझको बनेगा। ये जो मुझ है ये मैं का आगे प्रचलन हुआ है, मैं से क्या बना है? मुझे बना है, मुझे बनता है, और मुझ में को लगाओगे तो मुझको बनेगा। इसी प्रकार से इसका, इसको, इससे, उसका, उसको, उससे, तुम्हारा, तुम्हें, उन्हें, ये भी सभी क्या है? ये सभी भी यौगिक सर्वनाम है। ठीक है, अगली बात। और ऐसे देखेंगे आप, ये तो हो गया मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। लेकिन यदि आपसे सर्वनाम के प्रकार पूछे जाएं तो आप बताएंगे कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सभी पे बारी बारी से चर्चा करते हैं। एक दो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इन सर्वनाम के बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से ये याद रखना, अगर मूल सर्वनाम पूछे तो 11, और यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं? यौगिक सर्वनाम पूछे नहीं जाते आपसे, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यौगिक सर्वनाम किसको कहते हैं, कैसे बनते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और सर्वनाम के प्रकार पूछे, मूल सर्वनाम ना दिया हो, संख्या ना पूछे, केवल प्रकार पूछे तो आप कितना लगाएंगे? 6 लगाएंगे। संज्ञा के 5 थे, सर्वनाम के 6 हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पहला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जिसमें आता है मैं और बहुवचन है तो हम। ठीक है, दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इसमें तू, तुम, आप, ये सर्वनाम आते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष इसमें क्या आएगा? यह, वह एक वचन में, ये, वे किसमें? बहुवचन में। अब सुनो क्या होता है। उत्तम पुरुष मतलब कर्ता स्वयं के लिए, मतलब बोलने वाला खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। जैसे कि मैं अपने लिए अपना नाम ना लेके कि त्रिशा हिंदी पढ़ाती है, त्रिशा हिंदी पढ़ाती, त्रिशा क्या है? संज्ञा शब्द है। मैं संज्ञा शब्द को रिप्लेस करके नाम के बदले कोई दूसरा शब्द बोलूं कि मैं हिंदी पढ़ाती हूं, तो त्रिशा शब्द को रिप्लेस किसने किया? मैंने। तो संज्ञा को रिप्लेस करने वाला शब्द मैं सर्वनाम है। संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात सुनो। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। बोलने वाला खुद के लिए अपने नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जो सुन रहा है, जिससे कहा जा रहा है, सुनने वाले के लिए उसके नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है, कोई तीसरा पर्सन, उसके नाम के बदले अगर सर्वनाम का दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। ठीक बात है। जैसे कि मैं तुमको यह बता रही हूं कि वह कल कोचिंग नहीं आएगा, तो मैं तुमको बता रही हूं, मैं अपने लिए जिन शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं तो उत्तम पुरुष सर्वनाम। तुमको, सामने का नाम वाले का नाम ना लेके मैं बोल रही हूँ कि तुमको मैं बता रही हूँ, तो तुम सामने वाले के लिए इस्तेमाल किया तो मध्यम पुरुष, तुम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। वह राम कोचिंग नहीं आएगा, अगर मुझे ऐसे बोलना और उसकी जगह राम शब्द इस्तेमाल ना करके मैं ये बोल रही हूँ कि वह कोचिंग नहीं आएगा, तो राम की जगह मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया? वह शब्द इस्तेमाल कर दिया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, जिसने संज्ञा राम की जगह ले ली है। वह कल कोचिंग नहीं आएगा। तो जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है या जिससे कहा जा रहा है वो मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो अन्य पुरुष। इतनी बात क्लियर है। तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप अपने से बड़ों के लिए आदर सम्मान देने के लिए आप बोलते हो। अन्य पुरुष यह, वह, ये, वो। ठीक है, इतना बना लेंगे। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, किसी भी चीज की निश्चितता बताने के लिए या उसको संकेत करने के लिए निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक।
किसी की निश्चितता बताने के लिए, उसको संकेत करने के लिए, पॉइंट करने के लिए जो शब्द आते हैं वही क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें भी आएगा यह, वह, ये, वो, ये जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात आपको कहाँ समझनी है, दिक्कत कहाँ पे होगी, क्योंकि देखो यह वह इसमें भी आया है, अन्य पुरुष में भी है ना, और वो निश्चयवाचक में भी आया है। तो जब आपके सामने प्रश्न आएगा, सेंटेंस पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ये पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है, तब आपको भाव पकड़ना होगा। क्या जो यह आया है ये पॉइंट कर रहा है, क्या किसी चीज के ऊपर संकेत कर रहा है, उसका निश्चय बता रहा है, तो निश्चयवाचक। यदि वह यह किसी व्यक्ति के बारे में, इस यह के शब्द पीछे किसी व्यक्ति, पुरुष का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो पुरुषवाचक भी हो जाएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए यह घर मेरा है, क्या लिखा है, यह घर मेरा है। घर के सामने एक संज्ञा शब्द है घर, घर के सामने क्या लगा है, यह। बहुत सारे घर हैं, अब मैं बोल रही हूँ कि यह घर मेरा है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, अपने घर को पॉइंट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है, यह, मतलब निश्चय कर रहा है कि 10 घर अगर लाइन से हैं तो यह घर मेरा है, निश्चय कर रहा है कि कौन सा घर, यह घर मेरा है। तो यह जो आया है ये घर को निश्चय करने के लिए आया है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक। आपको कंफ्यूजन होगी ये पुरुषवाचक क्यों नहीं होगा, तो आप चेक करो, क्या इस यह के पीछे किसी व्यक्ति का नाम है, क्या किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है। यदि यह वह ये वो के पीछे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो फिर वो पुरुषवाचक नहीं है, वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे वह स्कूटी राधा की है, जैसे खूब सारी स्कूटी खड़ी है और मैं कह रही हूँ कि वह स्कूटी राधा की है। स्कूटी को निश्चय करने के लिए, कितनी सारी स्कूटी में, वह स्कूटी राधा की है, निश्चय करने के लिए वह शब्द आया, वह एक प्रकार का क्या है, सर्वनाम है। निश्चय कर रहे हैं तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, क्या कि जो यह और ये शब्द हैं, ठीक है, ये निकट की चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वह और वे जो शब्द हैं ये दूरवर्ती चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट करना सीखो। मैंने तुमसे कहा था ना वह बाजार नहीं जाएगा, बताइए इसमें सर्वनाम कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रकार के हैं। तो मैंने तुमसे कहा था, मैंने उत्तम पुरुष है, क्या है, उत्तम पुरुष है। तुमसे कहा था, सामने वाले से कह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तुमसे कहा था ना कि वह कल नहीं आएगा या फिर वह बाजार नहीं जाएगा, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, वह, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। अभी हमने पीछे पढ़ा कि वह निश्चयवाचक में भी आता है। अब मैं समझाना आपको ये चाह रही हूँ कि ये जो वह है ये पुरुषवाचक अगर है तो इसके पीछे जरूर किसी ना किसी व्यक्ति का क्या आया होगा, नाम आया होगा। आप रख के देख लो, मैंने तुमसे कहा था ना, अब वह के पीछे कोई व्यक्ति तो होगा जो बाजार नहीं जा रहा है। राम बाजार नहीं जाएगा, श्याम बाजार नहीं जाएगा, मोहन बाजार नहीं जाएगा, किसी ना किसी व्यक्ति के नाम के बदले यहाँ पे क्या आया है, वह आया है। तो आपको ऐसे चेक करना है, जब सेंटेंस दिया हो तो आपको चेक करना है ये जो वह लिखा है क्या इसके पीछे किसी का नाम आ सकता है, राम श्याम मोहन, हाँ बिल्कुल आ सकता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वह बाजार नहीं जाएगा, ये वह किसी प्राणी या व्यक्ति के नाम के बदले इस्तेमाल किया गया, इसलिए कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा प्रकार, अन्य पुरुष है। ठीक है, चलिए वह होशियार है। अब वह होशियार है, कौन होशियार है, किसी व्यक्ति का नाम ही होगा ना, वो ना लिख के, उसका नाम ना लिख के संज्ञा के बदले हमने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है जो सर्वनाम है। तो वह होशियार है कौन, राम सीता गीता सोहन मोहन, कुछ भी, कोई भी, किसी भी का क्या आएगा, इस वह के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का क्या है, नाम है। इसलिए जो ये वह है ये कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा, अन्य पुरुष, कौन सा है, अन्य पुरुष। समझ गए। अब देखिए, वह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़का बहुत होशियार है, संज्ञा शब्द के पहले क्या आया है, सर्वनाम आया है। वह लड़का, खूब सारे लड़के बैठे हैं, मैंने पॉइंट किया, वह लड़का बहुत होशियार है, तो क्या हो जाएगा, ये निश्चय बता रहा है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। अब जो यहाँ पे ये वह है ये पुरुषवाचक ना होके क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर भी आपको और चेक करना है तो और देख लो, राम लड़का बहुत होशियार है, श्याम लड़का बहुत होशियार है, ऐसा थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, वह लड़का बहुत होशियार है, ये जो वह है ये लड़का का निश्चय करने के लिए आया है, ये किसी व्यक्ति या प्राणी के नाम के बदले नहीं लिखा गया, क्योंकि जम ही नहीं रहा है सेंटेंस। आप नाम रख के देख लो ना, राम लड़का बहुत होशियार है, श्याम लड़का बहुत होशियार है, ऐसा जम रहा है क्या, नहीं जम रहा है। लेकिन यहाँ जम जा रहा था, देखो वह होशियार है, राम होशियार है, श्याम होशियार है, सोहन होशियार है,
तो नाम रख रहे हो, इसकी जगह आप नाम रख रहे हैं तो ये सेंटेंस जम जा रहा है, लेकिन ये नहीं जम रहा है। क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि ये जो सर्वनाम है ये पुरुषवाचक नहीं है, क्या है? निश्चयवाचक है। आई बात समझ में? यह किताब राम की है। अब 10 किताबें रखी हैं, पॉइंट किया जा रहा है कौन सी किताब? यह किताब राम की है। यह जो शब्द आया ये किताब का निश्चय करने के लिए आया, तो ये भी कैसा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को पढ़ने से हमको निश्चय कुछ पता ना चले वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरी बात, वो सर्वनाम तभी होगा जब उसके बदले, मतलब वो संज्ञा के बदले आया होगा। ठीक है, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कोई और दूसरा कुछ। कोई और कुछ। अब देखो कोई आया है, अब यहाँ पे कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि कौन आया है। कोई आया है, अनिश्चय। लेकिन क्या कोई जो शब्द है ये सर्वनाम है कि नहीं, अगर आपको ये चेक करना है तो आप याद रखना कि जब भी किसी सर्वनाम के बदले इस सर्व कोई आया है, यदि आप इसका आंसर मांगेंगे तो हमेशा एक संज्ञा शब्द मिलना चाहिए आपको। तो करो, कोई आया है, अब इसका आंसर दो। कोई आया है, लड़का आया है, आदमी आया है, सीता आई है, गीता आई है, राम आया है, मोहन आया है। आप इसका जो भी आंसर देंगे वो जो शब्द मिलेगा वो एक संज्ञा शब्द होगा, और उसी संज्ञा शब्द के बदले आपने क्या लिख दिया है? कोई लिख दिया है, और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आई बस में इसी प्रकार से राम कुछ लाया है, कुछ के जगह क्या कोई संज्ञा आ सकती है? हाँ बिल्कुल आएगी। कुछ लाया है, कुछ लाया मतलब उस चीज का कोई नाम होगा। फल लाया होगा, बिस्किट लाया होगा, है ना, या फिर कोई भी कोई सामान लाया होगा, कुछ भी लाया होगा, समोसा कचौड़ी कुछ भी। भूख तो नहीं लग गई, है ना? पढ़ने में ध्यान दीजिए। राम कुछ लाया है, कुछ लाया है मतलब कोई ना कोई संज्ञा शब्द इसका आंसर में मिलेगा। मतलब कुछ जो है एक सर्वनाम शब्द है, बिल्कुल सही है, क्योंकि संज्ञा के स्थान के बदले, संज्ञा के बदले क्या आया है? सर्वनाम आया है। और ये कुछ का जब आप आंसर लेंगे, चाहे कोई सा भी आंसर कुछ भी आप लिखें, वो एक संज्ञा शब्द होगा। बात क्लियर है क्या? तो ये कुछ भी क्या है? सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, चलिए निजवाचक में आइए। निजवाचक मतलब खुद, आप, स्वयं। जब कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं बाजार चला जाऊंगा, स्वयं चला जाऊंगा, कैसा शब्द है? निजवाचक, खुद के लिए। मैं अपने आप यह काम कर लूंगा, अपने आप, कैसा सर्वनाम है? निजवाचक है। मैं खुद खाना बना लूंगी, खुद, कैसा सर्वनाम है? निजवाचक है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, ये जो आप है ये आपने पुरुषवाचक में भी पढ़ा है। ठीक है, मध्यम पुरुष में भी आता है ना आप। अब यहाँ पे भी आपको पहचानना आना चाहिए कि कहाँ पे जो आप है वो निजवाचक होगा और कहाँ पे वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। ठीक, चलिए संबंधवाचक में देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध बताता है या एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध बताता है, यदि कोई सर्वनाम शब्द, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, मतलब यहाँ करेगा और भरेगा इन शब्दों को जोड़ने के लिए जो और सो आया है, तो जो और सो कैसे हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, करनी और भरनी शब्दों को जोड़ने के लिए क्या आया है? जैसी और वैसी, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस को जोड़ने के लिए जिसकी और उसकी आया है सर्वनाम, तो जिसकी उसकी भी क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक मतलब जहाँ पे प्रश्न का बोध हो वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन आया है, तो कौन, ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अच्छा, ये सर्वनाम क्यों है? ये जो कौन शब्द है ये सर्वनाम क्यों है? क्योंकि ये किसी संज्ञा के बदले आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे हमने अनिश्चय में सीखा कि अगर आप कौन का आंसर करेंगे तो आंसर में जो भी शब्द मिलेगा वो एक संज्ञा शब्द होगा। वो संज्ञा होगा तभी ये क्या होगा? कौन जो शब्द है वो सर्वनाम होगा। कौन आया है, आंसर करो। या तो राम आया होगा, सीता, गीता, कोई लड़की आई, कोई लड़का आया, आदमी, औरत, कुछ कोई भी आया होगा। जो भी शब्द आप लेंगे वो एक संज्ञा शब्द होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और संज्ञा के बदले ही क्या आया है? कौन आया है, जो किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का बोध करा रहा है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम क्यों है? क्योंकि संज्ञा के बदले आया है। बात क्लियर है? फिर आगे आइए, तुम बाजार से क्या लाए हो, क्या लाए हो, प्रश्न का बोध करा रहा है। ये क्या है? सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या सर्वनाम क्यों है? क्योंकि आप जब भी इसका आंसर करेंगे, आंसर में जो भी मिलेगा वो क्या होगा? एक संज्ञा शब्द होगा। बाजार से क्या लाए हो, कपड़ा लाए हो, खाने का कोई सामान लाए हो,
फल लाए हो, सब्जी लाए हो, सभी क्या है, सभी संज्ञा शब्द है। और उन्हीं संज्ञा के नाम के बदले क्या आया है यहाँ पे, क्या आया है, क्या। और क्या एक सर्वनाम है और प्रश्न का बोध करा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं ऐसा लिख दूं अगर, क्या तुम कोचिंग जाओगे, दिए गए सेंटेंस में आपको सर्वनाम बताना है। क्या ये कोई सर्वनाम है, ये आप बताइए। क्या तुम कोचिंग जाओगे, तुम तो हमको पता है कि ये क्या हो गया है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ये जो क्या लिखा है, क्या ये कोई सर्वनाम है। अगर आप बोल रहे होंगे कि पीछे हमने पढ़ा तो है कि क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन मैंने आपको ये सिखाया था कि ये जो क्या है, ये जो शब्द है, ये सर्वनाम तब होगा जब इसका आंसर क्या होगा, कोई संज्ञा शब्द आपको मिलेगा, तब वो सर्वनाम आएगा, है ना। अब यहाँ पे बात करिए, क्या तुम कोचिंग जाओगे, इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना होगा। हाँ मैं कोचिंग जाऊंगा, या ना नहीं मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। या तो हाँ आएगा इसका, या फिर नहीं। और आप मुझे बताइए, हाँ और नहीं क्या ये संज्ञा शब्द है, नहीं ये संज्ञा शब्द नहीं है। मतलब ये जो क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ठीक बात है। तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, ऐसा अगर लिखा है तो कहाँ जाओगे, इसका आंसर जब आप करेंगे तो आपको एक संज्ञा शब्द मिलेगा कि मैं रायपुर जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना, या फिर मैं कोचिंग जाऊंगा। कोचिंग भी तो एक स्थान का नाम है ना भाई। तो ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा शब्द है। तो जब इसके बदले किसी प्रश्नवाचक शब्द के बदले आपको आंसर में संज्ञा मिल रहा है, मतलब ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक। लेकिन जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के बदले आपको आंसर में संज्ञा नहीं मिल रहा है तो ये सर्वनाम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। जब क्वेश्चन डीप करेगा या फंसाने की कोशिश की जाएगी आपको, तब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट की गहराई आप कितना अच्छे समझते हैं वो आप पता चलेगा एग्जामिनर को। आई बस समझ में। तो इतना अपने दिमाग में बैठा के रखिए आप। चलिए अगला, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, मैं से ही क्या बनता है, मुझे बनता है। मैं में को विभक्ति जोड़ेंगे तो आप मुझे बनेगा। ठीक तो क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगला, आप सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखो जो आप है, आप, ये हमने दो जगह पढ़ा है। ये पुरुषवाचक भी है और ये निजवाचक भी है, निजवाचक। अब आप पुरुषवाचक में कौन सा, मध्यम पुरुष है। सामने वाले के लिए तू, तुम या आप बोलते हैं। और निजवाचक खुद के लिए भी हम क्या करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। अब ऑप्शन डिसाइड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। पुरुषवाचक नहीं दिया, निजवाचक दिया है, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर अगला, यह कोई नया काम नहीं है। यह कोई नया काम नहीं है, यह आया है, काम की निश्चितता बता रहा है कि यह कोई नया काम नहीं है। या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, यह काम कोई नया नहीं है। कौन सा काम, यह काम, निश्चितता बता रहा है, पॉइंट कर रहा है, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आइए, निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, जैसी, वैसी, ये सभी क्या है, संबंधवाचक होते हैं। अब इसमें देखो, सो, कुछ, जो, यह लिखा है, तो यहाँ पे जो भी है और सो भी है, लेकिन याद रखना जो के बाद क्या आता है, सो आता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो। अपवाद को छोड़ के वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो याद रखना, वर्णमाला में जो सभी जितने भी वर्ण हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद को छोड़कर सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पुल्लिंग। अच्छा, अपवाद मतलब कुछ स्त्रीलिंग भी होंगे, हाँ बिल्कुल। कौन है, ई, छोटी ई, बड़ी ई और री, ऋषि का। ये क्या है, ये तीन वर्ण क्या होते हैं, या तीन अक्षर कहें आप, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सारे वर्ण क्या है, पुल्लिंग है। इसको याद कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मन्नत, सभा, मंडली, न्याय।
अब कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसको पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस शब्द के साथ कि कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या तो आप सर्वनाम का प्रयोग कर लो, या विशेषण का प्रयोग कर लो, या क्रिया का प्रयोग कर लो। जैसे मैंने लिखा घर, बताइए ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या मैं लिखूं किताब, बताइए स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो इसको चेक कैसे करना है, जो आपकी किताबों में एक सामान्य मेथड दिया है वो ये बोलता है कि आप इन शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग कर लो। सर्वनाम अगर मैं लिख दूं मेरा घर होगा कि मेरी घर होगा, तो मेरा घर होगा, तो मेरा जो सर्वनाम है ये पुल्लिंग शब्द के लिए आता है, तो घर जो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। मेरी किताब होगा कि मेरा किताब होगा, तो मेरी किताब होगा। मेरी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए आता है, तो किताब क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, है ना, किताब स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से आप विशेषण का प्रयोग कर सकते हो। तो बड़ा घर होता है कि बड़ी घर होता है, तो याद रखेंगे हमेशा बड़ा घर होता है, बड़ा घर। तो घर कैसा, बड़ा, ये विशेषण शब्द है ना। पुराना किताब की पुरानी किताब, तो पुरानी किताब, विशेषण का प्रयोग कर लिया हमने, पुरानी किताब, ऐसा। तो पुरानी ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आप इस प्रकार से शब्दों को पकड़ सकते हैं। अब देखो कुछ शब्द और लिख रही हूं मैं, क्रिया का प्रयोग करना है, तो जैसे हवा, हवा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, हवा चल रही है होता है, हवा चल रहा है नहीं होता। क्रिया का प्रयोग कर रहा किया हमने, हवा चल रही है, चल रही है स्त्रीलिंग शब्दों के साथ इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो हवा क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है ना। इसी प्रकार से नींद आ रही है, भूख लग रही है, ये नींद भूख ये सभी क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब दिक्कत ये है कि यदि आप हवा चल रहा है बोलते हैं, नींद आ रहा है बोलते हैं, भूख लग रहा है बोलते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि शब्द के साथ आप क्रिया का प्रयोग करो, तो आप तो पुल्लिंग की तरह ही प्रयोग करोगे, हवा चल रहा है बोलोगे और हवा को पुल्लिंग लगा दोगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मतलब ये ट्रिक जो किताबों में दी हुई होती है ये सही नहीं है। ये उसी के लिए सही है जिसको पता हो कि हवा स्त्रीलिंग शब्द है, तभी तो वो क्रिया भी स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल करेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये दिक्कत है। तो इस चैप्टर को डील करने के लिए मेरी सलाह आपके लिए ये है कि आप सारे शब्दों को सीखें कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका और कोई तरीका या नियम नहीं है। ठीक है। अब इतने सारे शब्द हैं, कितने आप रटेंगे, सबको नहीं रटना है। जितने एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक ही पूछे जाते हैं आपको उतने ही याद करने, उतने ही सीखने। बाकी जैसे जैसे आपका भाषा का ज्ञान बढ़ता जाएगा, आप पढ़ते जाएंगे, आप शब्दों से फैमिलियर होते जाएंगे कि कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं, कौन से पुल्लिंग शब्द हैं। तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए हम कुछ सीख लेते हैं। कुछ शब्द जो एग्जाम में आए हुए हैं मैं आपको सिखा देती हूँ और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में। जैसे कि धातुओं के नाम, धातुओं के नाम लोहा, सोना, तांबा, है ना, ये सब क्या है, धातुओं के नाम, ये पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, अपवाद क्या है, अपवाद है धातु के नाम में चांदी, चांदी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रहों के नाम हैं, बुध, शुक्र, शनि, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन ग्रहों में पृथ्वी, पृथ्वी जो है ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ये याद रख लो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रत्नों के नाम, नीलम, हीरा, मूंगा, पुखराज, ये जो रत्नों के नाम है सभी क्या है, ये पुल्लिंग है। अच्छा, किसी लड़की का नाम नीलम कहा जाए तो फिर वो नीलम स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन किसी रत्न का नाम नीलम, तो नीलम जो रत्न है वो पुल्लिंग शब्द है। आई बात समझ में। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, रत्नों में आपका मणि, चुन्नी और लाडली, लाडली, चुन्नी मतलब कि रूबी, नाम सुना होगा आपने, लाल कलर का जो पत्थर होता है उसको चुन्नी बोलते हैं, रूबी, ये स्त्रीलिंग है। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों रत्नों के नाम स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। मणि स्त्रीलिंग शब्द है, चुन्नी मतलब रूबी स्त्रीलिंग शब्द है, और लाडली, लाजवर्त नाम का एक पत्थर होता है जिसे लाडली कहा जाता है ना, लाडली कहा जाता है, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये याद रखना है आपको। ठीक है। पेड़ पौधों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में आप याद रखना, नारंगी, जो मैं पिंक कलर से लिख रही हूँ ये स्त्रीलिंग शब्द है, नारंगी, लीची, नाशपाती, है ना, इमली, ये सभी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। बाकी बरगद हो गया, अमरूद हो गया, पीपल, ये पेड़ों के नाम क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये याद रखना आप। ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है।
स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अनाज के नाम गेहूं, चना, चावल, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अनाजों में मैं सिर्फ अपवाद लिख रही हूँ, है ना। अनाज में आप याद रखना क्या, मूंग मतलब दालों के नाम, मूंग हो गया, अरहर हो गया, उड़द हो गया, दालों के नाम, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सरसों, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा आप याद रखना खेसरी, ये पूछा गया एग्जाम में, खेसरी और मकई, मकई ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द। और पुल्लिंग क्या है? बाकी अनाज के नाम, गेहूं, गेहूं, चावल, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आंसू और जुगनू, ये पिंक कलर से लिख दिया, इसको ग्रीन से लिख लो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आंसू, ये भी एग्जाम में आया है इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। जुगनू, ये भी क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। किसी एग्जाम में पूछा था कि आंसू स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, तो आंसू बह रहे हैं होता है, आंसू बह रही है नहीं होता है ना, आंसू टपक रहा है होता है, आंसू टपक गई नहीं होता है। ठीक, तो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जुगनू चमक रहा है होता है, जुगनू चमक रही है नहीं होता। आंसू और जुगनू कैसे शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, ये याद रखना। अच्छा, एक और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या है? सदैव पुल्लिंग शब्द है, जैसे कौवा, तोता, उल्लू, बिच्छू, केचुआ, गिरगिट, कीड़ा, मच्छर, खरगोश, भेड़िया, ये सदैव पुल्लिंग शब्द है, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द की तरह इस्तेमाल होते हैं। इनका स्त्रीलिंग कौवा का कौवी, तोता का तोती ऐसा नहीं होता, मच्छर का मच्छरी नहीं होता, है ना। इनका यदि आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको इसके सामने मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। ठीक, क्या जोड़ना पड़ेगा? मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? जैसे कौवा का स्त्रीलिंग शब्द बनाइए बोलेगा तो मादा कौवा होगा। तोता का स्त्रीलिंग तोती नहीं, मादा तोता होगा। उल्लू का उल्ली नहीं होता, मादा उल्लू होता है। ठीक है, ऐसी मच्छर का मादा मच्छर होता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे मलेरिया होता है उसको मादा एनाफिलीज बोलते हैं ना, तो मच्छर का आपको क्या बनाना है? मादा मच्छर बनाना है, स्त्रीलिंग शब्द। आई बात समझ में। और ये हमेशा कैसे शब्द है? पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग शब्द है, तो वो क्या है? कौवा, तोता, उल्लू, बिच्छू, केचुआ, गिरगिट, कीड़ा, मच्छर, खरगोश, भेड़िया। खरगोश का खरगोशी नहीं बनेगा स्त्रीलिंग, मादा खरगोश बनेगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये सारी चीजें याद करने वाली है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि क्या क्या मैंने आपको बताया है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं और पुल्लिंग कौन से हैं, थोड़ा इस पे विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं आपके। अगली बात, कुछ चीज और ध्यान रखिए, किसी शब्द में यदि प्रत्यय त्य और त्व लगा है तो वह प्रायः क्या होगा? प्रायः पुल्लिंग शब्द होगा। वो कैसे शब्द होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे आप देखो, एक शब्द पूछा गया था आपसे, नारी और स्त्री, ये कैसे शब्द है बताओ? नारी और स्त्री, ये स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन यदि नारी में मैं त्व प्रत्यय लगा दूं और स्त्री में त्व प्रत्यय लगा दूं तो क्या बनता है? नारीत्व बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? स्त्रीत्व बनता है। और ये नारीत्व और स्त्रीत्व, ये दोनों कैसे शब्द हैं? ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द है। कैसे शब्द है? पुल्लिंग। तो आपको ये याद रखना है कि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाकर किसी स्त्रीलिंग शब्द को क्या बनाया जा सकता है? पुल्लिंग शब्द बनाया जा सकता है, तो वो त्व प्रत्यय। क्या प्रत्यय है? त्व। जैसे नारी स्त्रीलिंग शब्द है, त्व प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? नारित्व, ये एक पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार से स्त्रीत्व भी एक पुल्लिंग शब्द है। इसको याद कर लो, ये एग्जाम में आया हुआ है। पूछा जाए नारीत्व और स्त्रीत्व कैसे शब्द है, तो स्त्री और नारी देख के आप स्त्रीलिंग मत लगा देना। कैसे शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि क्या जुड़ा है? त्व प्रत्यय जुड़ा है, ये ध्यान रखना आपको। एक क्वेश्चन और देखिए, एक शब्द होता है रास। अब रास जो शब्द है, ये जब इसका अर्थ नृत्य होगा, अब इस पे अर्थ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर इसका अर्थ नृत्य होगा तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, और जब रास का अर्थ लगाम से मतलब होगा, मतलब रास का अर्थ क्या निकल रहा होगा? लगाम। दो अर्थ होते हैं इसके, तो ये कैसा शब्द होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसी प्रकार से हार, एक आभूषण होता है गले में पहनने वाला हार, उसको भी हार बोलते हैं, और एक जो पराजय हार जाना वाला भी हार होता है। ठीक है, तो जब हार का मतलब मीनिंग आभूषण से होगा तो ये पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे गले का हार होता है, गले की हार नहीं होता,
है ना। तो आभूषण वाला जो हार है वो पुल्लिंग की तरह इस्तेमाल होता है, गले का हार, फूलों का हार, बड़ा हार, इस प्रकार से। तो इस क्या हो जाएगा, पुल्लिंग की तरह इस्तेमाल होगा। और जब पराजय वाला हार होगा, जैसे कि युद्ध में दुश्मनों की हार हो गई, की हार हो गई, स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल होगा। तो जब हार का मतलब पराजय से होगा तो ये शब्द किसकी तरह इस्तेमाल होगा, स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार के कुछ शब्द भी पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखेंगे। बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ स्त्रीलिंग शब्दों पे बात कर लेते हैं। जैसे नदी, नदी जो शब्द है वो कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है नदी। और सारी नदियों के नाम गंगा, कावेरी, यमुना, ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन इसमें यदि मैं बोलूं 3 नाम आपको याद रखना है, सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों के नाम क्या हैं, ये पुल्लिंग है। इसको याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, पुल्लिंग है। बात क्लियर है। देखो सोन नदी है वो सोनभद्र के नाम पे पड़ा है, सोनभद्र एक पुरुष था, ठीक। तो सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों के नाम पुल्लिंग है, बाकी नदियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, है ना, उर्दू, ये सभी भाषा शब्द और भाषाओं के नाम सभी स्त्रीलिंग शब्द है। बोली, छत्तीसगढ़ी बोली और भी जितनी भी बोलियां होती हैं सभी स्त्रीलिंग शब्द है। लिपि, देवनागरी, रोमन लिपियों के नाम सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नक्षत्र, अश्विनी, रोहिणी, ये कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन एक नाम याद रखना, पुष्य नक्षत्र होता है, पुष्य नक्षत्र। नक्षत्र के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन नक्षत्रों के नाम में अपवाद है, पुष्य नक्षत्र ये पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने जो शब्द देखे थे कि जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, उसी प्रकार से कुछ शब्द हैं जो सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मछली, तितली, चील, इसको याद कर लो, चील पूछा जाता है, चील कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। जैसे कि चील जो है नर हो चाहे मादा हो, चील उड़ रही है, ऐसा ही बोलोगे आप, है ना। जो चील शब्द है सदैव स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चील, मैना, गिलहरी, गौरैया, मक्खी, मधुमक्खी, कोयल, चींटी, दीमक, ये सदैव स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगर इसका पुल्लिंग आपको बनाना है तो क्या करोगे, सामने क्या जोड़ दोगे, नर। तो चील में यदि पूछा जाए कि इसका पुल्लिंग बताइए तो क्या होगा, तो नर चील होगा, चीला नहीं हो जाएगा, नर चील, ठीक है। इसी प्रकार से कोयल तो नर कोयल, मछली तो नर मछली, तितली का तितला नहीं होता, नर तितली हो जाएगा। लेकिन तितली चाहे नर हो चाहे मादा, तितली उड़ रही है बोलोगे, हमेशा जो इस्तेमाल होंगे वो स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल होंगे। आई बात समझ में। तो इसको भी आपको याद करना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, जितना भी मैं बोर्ड में लिख रही हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसी में से रिपीट होते हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए अब कुछ शब्द हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ये सभी क्या है, ये दोनों के लिए समान रूप से चलते हैं, है ना। आपके देश का राष्ट्रपति यदि कोई पुरुष है तो भी उसको राष्ट्रपति ही बोलोगे, कोई महिला है तो भी उसको क्या बोलोगे, राष्ट्रपति बोलोगे। इसी प्रकार से चाहे महिला प्रधानमंत्री हो चाहे पुरुष प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री शब्द ही इस्तेमाल होगा। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या होते हैं, समान रूप से चलते हैं, एक ही प्रकार से बदलते नहीं है। इसी प्रकार से शिशु, मित्र, दोस्त, मेहमान, ये भी क्या है, दोनों के लिए समान रूप से चलते हैं, ये भी चेंज नहीं होते। चलिए अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। भवानी का पुल्लिंग क्या है पूछा जा रहा है, तो भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा, इसको याद रखना, भवानी का पुल्लिंग भव हो जाएगा। भगवान का भगवती हो जाता है, ठीक है। आगे लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो ये याद रखना, ये तो कई बार रिपीट हुआ है, दही पुल्लिंग है, ठीक है। दही स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दूध से बने पदार्थ प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे दही, घी, रायता, मट्ठा, पनीर, सभी क्या है, दूध से बने पदार्थ है और सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ये याद रखिए आप। इसके अलावा देखो कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद भी चलते हैं। दूध से बने पदार्थ में तो लस्सी भी आता है, लस्सी, छाछ भी दूध से बनती है ना। फिर इसके अलावा आपकी चाय, ये भी दूध से बनती है, कॉफी, ये भी दूध से बनती है। अब ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी पीते होंगे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, दूध से बनते हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये क्या है,
स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा कुछ शब्द और पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में कि तेल, सिरका, शरबत, शरबत, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और वही शाही, शाही, शराब, ये कैसे हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द है। शरबत पुल्लिंग है और शराब स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इनको और याद कर लेंगे। अगली बात, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? कौवा के पहले क्या लगा दिया जाता है? मादा शब्द लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम और लिंग से संबंधित प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। इनसे रिलेटेड थ्योरी भी हमने पूरी पढ़ ली है। अब बाकी और क्वेश्चन आपकी किताब, जो भी आपके पास किताब है, उससे आप बनाने की कोशिश करिए, और नहीं बनता है तो फिर आप पूछिए। थैंक यू।